नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है साइंस अंक क्लास। आलोक आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हमने लेक्चर 1 में देखा था पुष्प बनने से पहले की प्रक्रियाएं, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। और मैं पहले बता दूं, आज हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, पुष्प के भाग पढ़ेंगे, पुष्प होता क्या है, पुष्प में जो मुख्य अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और थोड़े बहुत PYQ लगाएंगे, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से वो हम देखेंगे। कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, मैं 9 क्वेश्चन लाया हुआ हूँ, जिनमें से कुछ मैं कराऊँगा, कुछ आप करिएगा, जिनके उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था पुष्प बनने की प्रक्रिया, मतलब पुष्प बनने से पहले की प्रक्रिया, निषेचन पूर्व घटनाएं। आज हम देखेंगे पुष्प क्या होता है। तो पुष्प आपका बेसिकली होता क्या है, पुष्प होता है आकार की एवं भ्रूण के शाखीय स्थल को क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। आकार की एवं भ्रूण की शाखीय स्थल, यानी कि ये शाखाओं से बनता है। क्या आपका पुष्प यानी कि पत्तियों से बनता है और ये आकार की एवं भ्रूण की परिवर्तन होता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्प क्या है। अगला टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, आपका पुष्प क्या है, तो आपको बताना है कि पुष्प क्या है। सभी को पता होगा, पुष्प संक्षिप्त एवं रूपांतरित प्ररोह है, जो जैसा कि कल मैंने बताया था। क्या है पुष्प? रूपांतरित एवं संक्षिप्त प्ररोह है। अगला पॉइंट, यह पादप का जनन भाग भी होता है, ये भी कल मैंने बताया था। पुष्प और क्या करता है? पुष्प पादप का जनन अंग होता है। पुष्प का मुख्य कार्य क्या है? निषेचन कराना। और क्या करना? बीज का निर्माण कराना। इतना याद रखेंगे। यहाँ पे कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं थी, यानी कि सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें हैं, कोई इसमें समझाने वाला टॉपिक नहीं था। अब आएगा समझाने वाला टॉपिक। अब हम क्या देखेंगे? पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, पहले तो पुष्प आकार की एवं भ्रूण की अध्ययन, यानी कि पुष्प के द्वारा हम किसका अध्ययन कर सकते हैं? पुष्प की आकार की और भ्रूण की का अध्ययन करते हैं, और ये इसके स्थल भी होते हैं। तो यहाँ पे हम कई सारे भाग देखेंगे पुष्प के, जैसे कि पुंकेसर हो गया, जयांग हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया, पुष्पासन हो गया, पुष्पवृंत हो गया। ये सब सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आइए पहले शुरू करते हैं पुमंग से। पुमंग होता क्या है? पुमंग पुंकेसरों का समूह होता है और इसकी इकाई पुंकेसर होती है। फिर से देखिए, पुमंग होता क्या है? पुंकेसरों का समूह, और इसकी इकाई क्या है? पुंकेसर। इकाई यानी कि जब पुंकेसर, जो पुमंग होता है वो पुंकेसरों से बनता है, तो एक पुंकेसर को हम क्या कहेंगे? एक पुंकेसर को हम कहेंगे पुमंग। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, ये सब मिल के क्या बनाएंगे? पुमंग बनाएंगे। लेकिन अगर मैं एक की बात करूँ, ये सिर्फ एक अगर मैं ले लूँ, तो एक हमारा क्या कहलाएगा? एक हमारा कहलाएगा पुंकेसर। इतना समझ में आया होगा। तो आइए अब आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या रहेगा? अगला हमारा रहेगा जायांग। ये भी याद रखिएगा, पुमंग हमारा नर भाग होता है और जायांग हमारा मादा भाग होता है। नर और मादा भाग, मादा भाग क्या होता है? जायांग। जायांग की इकाई क्या होती है? स्त्री के सर। आगे मैं बताऊंगा, अगर एक पुष्प में ज़्यादा जायांग हैं तो क्या होगा, तो उसे क्या कहेंगे? वो जब जायांग स्पेशलिस्ट पढ़ेंगे, मतलब जब जायांग वाला भाग पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, जायांग की जो इकाई होती है वो क्या होती है? स्त्री के सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगला हमारा रहेगा दलपुंज। दलपुंज की इकाई क्या होगी? दलपुंज की इकाई होती है दल या पंखुड़ी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें 3 पंखुड़ियाँ दिख रही होंगी। यहाँ पे हमको 3 पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, और एक पंखुड़ी क्या कहलाएगी? यानी मतलब दल, ये सारी पंखुड़ियाँ मिलके दलपुंज बनाती हैं। अगर इनमें से एक की बात करी जाएगी तो उसे हम दल कह देंगे या पंखुड़ी कह देंगे। अब देखते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। पहले तो ये चमकीले रंग का होता है। चमकीले रंग का क्यों होता है?
चमकीले रंग का इसलिए होता है ताकि ये परागकारियों को आकर्षित करे। अब परागकारियाँ क्या होते हैं इसके बारे में आगे देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लो। परागकारी यानी कि जो परागण कराते हैं, जैसे कि कीट हो गए। अब यही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगला देखते हैं। परागकारियों को आकर्षित करते हैं, यानी कि चमकीले रंग के होने के कारण परागकारियों को आकर्षित करेंगे, जिससे क्या होगा, परागण होगा। इतना समझ में आया होगा। अभी हम इस सभी को विस्तार रूप से नीचे देखेंगे एक एक करके। तो अब अगला क्या है हमारा, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज की इकाई क्या होती है, बाह्य दल होती है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम दो है। पहला तो हरे रंग का होता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण करा देता है। दूसरा, जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था, कलिका अवस्था, तो ये पुष्प की सुरक्षा भी करता है। यानी कि इसके दो काम हो गए। पहला क्या हो गया, पहला काम आपका हो गया मतलब प्रकाश संश्लेषण कराना, और दूसरा काम हो गया कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करना। इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा पुष्पासन। क्या है हमारा पुष्पासन, पुष्पासन हो गया हमारा, यहाँ पे इसको पुष्पासन दिखाया हुआ है, लेकिन ये पुष्पासन नहीं है। पुष्पासन ये होगा फूला हुआ भाग, पुष्प का फूला हुआ भाग, वो भी कौन सा, पुष्प का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, पुष्पासन कहलाता है। अब पुष्पासन से नीचे आ जाइए। पुष्पासन से जब नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा पुष्पवृंत। वृंत मतलब क्या होता है, डंठल। अब पुष्पवृंत यानी कि पुष्प का डंठल होगा। अगर पुष्पवृंत में पत्तीनुमा संरचना है, अगर यहाँ पे पत्तियाँ दिख रही हैं तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सपत्री पुष्प। अगर पत्तियाँ नहीं हैं तो ये असपत्री पुष्प कहलाएगा। नीचे लिखा हुआ है, अगर सहपत्र उपस्थित है तो सपत्री पुष्प, अगर सहपत्र उपस्थित नहीं है तो असपत्री पुष्प या सपत्र विहीन पुष्प। अब आगे देखते हैं अगला हमारा क्या रहेगा। अब पुष्प के मुख्य भाग मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया। चाहे तो आप डायग्राम के सहायता से पेपर में लिख सकते हैं, चाहे तो आप पुष्प बना के जायांग लिख दें, पुमंग लिख दें, पुंकेसर लिख दें, बाह्य दलपुंज लिख दें और पुष्पवृंत लिख दें। ये सब लिखने के बाद आप टॉपिक डाल के भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऊपर की तरीके से भी लिख सकते हैं। समझने के लिए पुष्प में अगर आप संरचना बना के लिख के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मैंने उसमें लिख दिया है। अब देखते हैं पुष्प के मुख्य भाग। पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। पहला हमारा आ गया पुमंग। अभी हमने ऊपर देखा, यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। किसका जनन भाग होता है, ये पुष्प का नर जनन भाग होता है। अब आगे देखो अगला क्या है हमारा, अगला है इसकी इकाई पुंकेसर होती है। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था, इसकी इकाई क्या होती है, पुंकेसर होती है। अब आगे देखते हैं। अब पुंकेसर के भाग देख लेते हैं। अभी तो पुंकेसर किसकी इकाई है, पुमंग की इकाई है। अब हम किसके बारे में देखेंगे, पुंकेसर के बारे में देखेंगे। पुंकेसर में दो भाग होते हैं। पहला तो आपका परागकोश हो गया, दूसरा हो गया तंतु। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परागकोश क्या हो गया, इसमें परागकण बनते हैं और ये पराग का भंडारण भी करता है। समझ में आई इतनी बात। अब अगला क्या है, तंतु। तंतु पतली डंडी जो परागकण को सहारा प्रदान करती है। अब परागकोश को जो सहारा प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। जैसे कि आप ऊपर देखेंगे, ये परागकोश हो गया। अब इसको सहारा कौन प्रदान कर रहा है, ये, यानी कि ये क्या हो गई, ये तंतु हो गया। इतना समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा जायांग। जायांग मैंने बताया था ऊपर ही, ये पुष्प का मादा जनन भाग होता है। कौन सा भाग होता है, मादा जनन भाग होता है। और इसकी इकाई मैंने क्या बताई थी, अंडप कहलाती है। इसकी इकाई अंडप कहलाती है। यह स्त्री केसर भी कह सकते हो, अंडप भी कह सकते हो, स्त्री केसर भी कह सकते हो। अब आगे देखते हैं इसके कौन कौन से भाग होते हैं, यानी कि जायांग किन से बना होता है। जायांग तीन चीज़ों से बना होता है। पहला
पहला आपका हो गया वर्तिका, वर्तिकाग्र, फिर क्या हो गया वर्तिका, फिर क्या हो गया अंडाशय, यानी कि ये 3 भाग हो गए। इन 3 भागों से मिलके क्या बना है, आपका जायांग बना है। तो वर्तिकाग्र क्या है, परागकण, मतलब ये पराग का अवतरण मंच होता है, ये समझिए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको ध्यान मत दीजिए। ये पराग का अवतरण मंच होता है, यानी कि पराग जब पराग कोश से झड़ता है तो वर्तिका के कौन से भाग पे आता है, वो वर्तिकाग्र पे आके गिरता है। अब वर्तिका देखते हैं, ये नलीनुमा भाग होता है। ये कैसा भाग होता है, ये नलीनुमा भाग होता है। अगर मैं संरचना बनाऊं तो हमारा जो जायांग होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब ये ऊपर वाला जो भाग हो गया, ये तो हो गया हमारा वर्तिकाग्र। ये जो नलीनुमा संरचना हो गई, ये हो गई हमारी वर्तिका, और ये हो गया हमारा वर्तिकाग्र। और ये जो फूला हुआ संरचना है इसे हम क्या कहेंगे, अंडाशय। अब देखते हैं अंडाशय क्या है। अंडाशय फूला हुआ भाग होता है, ये मैंने ऊपर ही बताया था। अब इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें बीज का निर्माण होता है। अब बीज किससे बनता है, बीजांड से बनता है, यानी कि इसमें बीजांड होगा, बीजांड से बीज बनेगा। अगला देखते हैं, अगला है हमारा दलपुंज। अगला क्या है हमारा टॉपिक, दलपुंज। इसकी इकाई मैंने पहले ही बताई थी, दल होती है या पंखुड़ी। अब इसके कार्य देख लेते हैं, वही जो ऊपर लिखा था वही नीचे भी है सेम। इसके कार्य क्या है, पहला तो ये चमकीले रंग के होते हैं। अब दूसरा, ये परागकारी को आकर्षित करते हैं, जैसे कीट पक्षी आदि को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, बाह्य दलपुंज। इसकी इकाई क्या होती है, बाह्य दल होती है। इसकी इकाई क्या होती है, बाह्य दल होती है। और प्रायः ये हरे रंग का होता है, यानी कि कुछ पौधे देखने को मिल सकते हैं जिनमें ये हरे रंग का ना हो, लेकिन ये प्रायः किसमें का होगा, हरे रंग का होगा। यानी कि अधिकतर जितने भी पौधे होंगे उनमें ये हरे रंग का ही पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करेगा और ये थोड़ा कठोर होता है, जिससे ये कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा भी करता है। अब कार्य में वही डाले हैं जो अभी मैंने बताया, ये क्या करेगा, कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करेगा। अब थोड़ा अन्य भाग देख लेते हैं। अन्य भाग है हमारा पुष्पासन। पुष्पासन के बारे में पढ़ते हैं। अब पुष्पासन क्या है, वह स्थान जहाँ पुष्प के सभी भाग जुड़े रहते हैं। वह स्थान जहाँ पुष्प के सभी भाग जुड़े रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अब अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा पुष्पवृंत। अगला टॉपिक है हमारा पुष्पवृंत। अब पुष्पवृंत क्या है, वह डंडी जिस पर पुष्प लगा रहता है। मैंने पहले ही बताया था, पुष्प जिस डंडी पे टिका रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं। अब अगला देखते हैं, अन्य भाग में और क्या है हमारा, सहपत्र है। सहपत्र यानी कि उस डंडी पर, यानी कि जो पुष्पवृंत पर अगर पत्ती जैसी संरचना उपस्थित है तो वो सहपत्र कहलाएगा। अगर ये संरचना अनुपस्थित है तो ये असहपत्री पुष्प कहलाएगा। वही यहाँ पे उसके प्रकार दिए हुए हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है। अब अगला देखते हैं, ये आ गया आपका परिदलपुंज। इसके बारे में कोई नहीं बताता, लेकिन ये कई एग्जामों में पूछता है, जैसे नीट हो गया और भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम हो गए जिनमें ये पूछ लिया करता है। अभी हालांकि यूपी बोर्ड में नहीं पूछा, लेकिन इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ये 11 के एनसीईआरटी में है और ये आपके पेपर में आ भी सकता है। अब देखते हैं, कुछ पौधों में पुष्पवृंत के बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज आपस में संलयित होते हैं। यानी कि जो दलपुंज हो गया और बाह्य दलपुंज हो गया, यानी कि बाह्य दलपुंज जो हरे कलर का होता है और दलपुंज जो चमकीले रंग का होता है, ये आपस में क्या होते हैं, संलयित होते हैं। संलयन का मतलब जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परिदलपुंज कहते हैं।
समझ में आ गया होगा। परिदल पुंज क्या है? ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किससे? बाह्य दल पुंज और दल पुंज। लेकिन ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, ये आपस में संलयित होने चाहिए। संलयित का मतलब जुड़े होने चाहिए। अब देखते हैं परिदल की इकाई क्या होती है, परिदल पुंज की इकाई क्या होती है। जैसे कि बाह्य दल पुंज की दल पुंज थी और दल पुंज की पंखुड़ियाँ थीं, वैसे ही परिदल पुंज की हमारी इकाई जो होती है वो होती है परिदल। और इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं। उदाहरण में मैंने क्या एग्जाम्पल दिया है? लिली। और ये कैसा है? एक बीजपत्री। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री ये आगे मिलेगा। लेकिन याद रखिए, लिली किसका उदाहरण है? परिदल पुंज का। अगर किसी को देखना हो तो वो लिली के जाके पुष्प में देख सकता है कि कैसे दल पुंज और परिदल पुंज आपस में, माफ़ करिएगा, बाह्य दल पुंज और दल पुंज आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो वो कौन सा पुष्प ले सकते हैं? लिली का पुष्प ले सकते हैं। वो कैसा होता है? एक बीजपत्री होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको पूरी की पूरी 12 की बायोलॉजी यहीं पढ़ाऊँगा। और ये सिर्फ 12 के लिए नहीं है, जो बच्चे हैं जो टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। और अपना सुझाव भी दीजिएगा, क्या मैं सुधार सकता हूँ। अगर कोई स्पेशल टॉपिक पे चाहिए जो अगले चैप्टर में हो या और भी अगले चैप्टर में हो या किसी भी कक्षा के हों, लेकिन अच्छे होने चाहिए टॉपिक, तो उन पे भी मैं वीडियो ला सकता हूँ। तो अब देखते हैं टॉप क्वेश्चंस। क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन मैं आज इसमें 9 लाया हूँ, जो ऊपर के लेक्चर के आधार पे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम लेक्चर कर लेते हैं, लेक्चर के अंदर के क्वेश्चन नहीं करते। तो अगर आपने लेक्चर ले लिया, अब क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके दिमाग में लेक्चर बैठ जाएगा। पुष्प को क्या कहा जाता है? पुष्प, अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। परिवर्तित मूल कहा जाता है। मूल कह नहीं सकते क्योंकि मूल का अर्थ होता है जड़। दूसरा है संक्षिप्त एवं रूपांतरित प्ररोह। तीसरा है संशोधित पत्ती, भ्रूण की आश्रय स्थल। अब यहाँ पे देखिए, संशोधित पत्ती तो कह सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त एवं रूपांतरित होनी चाहिए। संशोधित पत्तियाँ तो कई तरीके से हो सकती हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मैंने ऊपर परिभाषा में भी बताया था, संक्षिप्त एवं रूपांतरित प्ररोह। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, क्वेश्चन हमारा ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन अगले पेज पे है तो दिमाग में रहे। पुष्प का मुख्य कार्य क्या होता है? अब याद रखिएगा, पुष्प का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा 1, केवल प्रकाश संश्लेषण कराना, केवल जल परिवहन कराना, परागण निषेचन एवं बीज निर्माण कराना, भोजन संचयन कराना। तो अब प्रकाश संश्लेषण के लिए पादपों में पत्तियां होती हैं, जल परिवहन के लिए जाइलम होता है, भोजन संचयन के लिए ऊतक होते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? फूल को बनाया ही गया है परागण और निषेचन और बीज के निर्माण के लिए। अब अगला देखो, ये वाला आप खुद करिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा। पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? आप बताइएगा क्या कहलाती है और कमेंट में तीसरे का आंसर ज़रूर लिखिएगा। अब चौथा देखते हैं, परागकण कहाँ बनते हैं? तो परागकण हमारे कहाँ बनते हैं? वर्तिकाग्र में बनते हैं या तंतु में बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं, परागकोश में बनते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप लॉजिक भी लगाएंगे या दिमाग भी लगाएंगे तब भी कर सकते हैं। वर्तिका में फीमेल भाग होता है, तंतु पुंकेसर का भाग होता है, अंडाशय ये भी फीमेल भाग होता है। जो परागकोश होता है वहाँ पे क्या बनता है? परागकण बनता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें होगा आपका चौथा सही। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। परागकण कहाँ बनता है? तो परागकोश में बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करिएगा। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसको मैं छोड़े दे रहा हूँ। मैंने अभी तक एक क्वेश्चन और इसको लेकर 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। 5 में से 3 मैंने कराए हैं, 2 आप करिएगा कमेंट में। अभी मैं 1-2 और दूंगा जो थोड़े बहुत कठिन, तो एक भी नहीं है क्योंकि लेक्चर आसान था,
लेकिन आप एक बार ट्राई करिएगा खुद से करने का। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दलपुंज का मुख्य कार्य क्या होता है? किसका? दलपुंज का, बाह्य दल का नहीं ना परिदल का, किसका बताना है मुख्य कार्य? दलपुंज का। क्या बताना है आपको? मुख्य कार्य बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? पहला है बीज निर्माण। बीज निर्माण तो करेगा नहीं। जल परिवहन करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पुष्प में जल परिवहन वाले मुख्य नहीं होते, मतलब होते हैं जल परिवहन वाले भाग, लेकिन जब हम पुष्प के बारे में पढ़ते हैं तो उनके जाइलम फ्लोएम के बारे में नहीं पढ़ते। अगला है परागकर्ताओं को आकर्षित करना। ये थोड़ा बहुत लग रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, यही है, परागकर्ताओं को आकर्षित करना, यानी कि परागकारियों को अपनी ओर आकर्षित करना। क्यों? क्योंकि दलपुंज जो होता है वो चमकीले रंग का होता है, बहुत ही लुभावना होता है, हमें भी आकर्षित करता है। गुलाब देखते हैं, कमल देखते हैं, उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो हमें क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। इसी तरह वो किसको आकर्षित करती हैं? कीट, पक्षी। क्यों आकर्षित करती हैं? क्योंकि उन्हें परागण करना होता है, निषेचन करना होता है पुष्पों को। अब अगला है, बाह्य दलपुंज की इकाई क्या कहलाती है? आपको बताना है अब बाह्य दलपुंज की इकाई क्या कहलाती है। तो बाह्य दलपुंज की इकाई क्या कहलाएगी? हमारा पंखुड़ी कहलाएगी, बाह्य दल कहलाएगी, परिदल कहलाएगी, पुंकेसर कहलाएगी। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंखुड़ी हो नहीं सकता, क्योंकि वो दलपुंज की इकाई होती है। परिदल पुंज की होती है, पुंकेसर होगा नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। जो आपका सही हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर। बाह्य दल आप किसकी इकाई होती है? बाह्य दल पुंज की। अब अगला है हमारा, ये भी इजी है, चाहे तो आप कर सकते हैं, मेरे बताने से पहले आप अपने मन में कर लीजिए। कली अवस्था में पुष्प की रक्षा कौन करता है? आपको बताना है जो कली अवस्था में होता है उस तो तब पुष्प की रक्षा कौन करता है? दलपुंज करता है, पुंकेसर करता है, जायांग करता है, बाह्य दलपुंज करता है, कौन करता है? तो जब कली अवस्था में पुष्प रहता है तो उसको बचाने का कार्य हम किसको देते हैं? उसके बचाने को कार्य हम देते हैं बाह्य दलपुंज को। इतना समझ में आया होगा। अब आखिरी क्वेश्चन है, इसे आप करिएगा, ना आए तो वैसे आ जाएगा, और कमेंट में इसका भी उत्तर दीजिएगा। 9 में से 6 क्वेश्चन मैंने कराए, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, तीसरा नंबर, 5वां नंबर और 9वां नंबर। तो इनका उत्तर आप दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलेगा, कम समय में अच्छा कंटेंट।